नमस्कार। आज अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है सम्मिश्र विश्लेषण जिसे अपन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है, सम्मिश्र विश्लेषण। सम्मिश्र विश्लेषण क्या होता है? सम्मिश्र विश्लेषण में सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं की। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या क्या होती है? तो हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में, मतलब रियल नंबर, काल्पनिक संख्याओं के बारे में खूब पढ़ा है अपन ने। तो इन दोनों से जो मिलकर इनका जो मिला जुला पार्ट है वही क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होता है वो इन दोनों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें इसके रूप की कि सम्मिश्र संख्या किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले बात तो इसे जो डिनोट करने का तरीका, सबसे पहले बात कि इसे जेड से डिनोट करते हैं। यहाँ सम्मिश्र संख्याओं का जो सेट होता है उसको नॉर्मली अपन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसको सी से डिनोट करते हैं। जेड से, तो किसी भी सम्मिश्र संख्या को हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड से डिनोट, तो इसकी जो सम्मिश्र संख्याएं होती है वो होती किस प्रकार की है? तो वो होती है x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म के रूप की होती है कि z इज इक्वल x प्लस आयोटा वाई। तो x प्लस आयोटा वाई, यहाँ आयोटा जो है, आयोटा की वैल्यू जो है वो अपन कितनी लेते हैं? रूट -1 के इक्वल लेते हैं। तो आयोटा की वैल्यू रूट -1 होती। तो यहाँ x प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ सम्मिश्र संख्या का जो रूप है वो रहेगा x प्लस आयोटा वाई के रूप में, जहाँ x और y जो है वो दोनों के दोनों जो है वो बिलोंग टू किससे होंगे? r से। तो ये रियल नंबर होते हैं दोनों के दोनों, लेकिन y के साथ आयोटा लगने के कारण ये कैसा बना लेता है? इसको काल्पनिक बना देता है। तो z इज इक्वल x प्लस आयोटा वाई, तो सम्मिश्र संख्या का रूप होता है z इज इक्वल x प्लस आयोटा वाई के रूप में, जहां x जो होता है वो इसका रियल पार्ट कहलाएगा और y जो होता है वो इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसको जो डिनोट करते हैं अपन, x जो है वो रियल पार्ट है इसका, तो इसे लिखा जाता है आर ई ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ z वो x होता है। y को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल y। ये दोनों इसके पार्ट हैं, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल y। ये इसके दोनों पार्ट रहते हैं। तो सम्मिश्र संख्या का जो रूप रहता है वो होता है z इज इक्वल x प्लस आयोटा y, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल y। इसके बाद में अपन देखें कि जो सम्मिश्र संख्याएं हैं, उन सम्मिश्र संख्याओं के लिए इनका अगर अपन ग्राफ ही निरूपण, ग्राफ अगर बनाए तो हम यहाँ पे जो तल लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए, उस ग्राफ बनाने के लिए जो अपन प्लेन यूज करते हैं उसे बोला जाता है ऑर्गेंड तल बोल सकते हैं या फिर सम्मिश्र तल कहते हैं अपन। ग्राफ ये निरूपण जो होता है इसका, ग्राफ ये निरूपण जो करते हैं अपन वो सम्मिश्र कार्तीय पद्धति, कॉम्प्लेक्स पद्धति कह सकते हैं इसको अपन। और इसके लिए जो अपन ये जो दो एक्सिस यूज करते हैं अपन यहाँ, इसे वास्तविक अक्ष कहा जाता है। रियल एक्सिस है ये वास्तविक अक्ष, और ये इमेजिनरी एक्सिस होता है काल्पनिक अक्ष। ठीक है, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है, ये वास्तविक अक्ष होता है। अगर सपोज करें इस पॉइंट पे कोई बिंदु है, इस बिंदु पे जिसका नाम अपन ने P दिया और इसी का नाम अपन ने x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में दिया है कि x प्लस आयोटा वाई। अब ये x प्लस आयोटा वाई है, तो यहाँ काल्पनिक एक्सिस पे इसकी जो डिस्टेंस है वो y है, रियल एक्सिस पे इसकी जो डिस्टेंस है वो x है। तो हम इसको इस तरीके से और इसे इस तरीके से अगर मिलाया तो ये जो डिस्टेंस है अपने पास में ये तो हो गई कौन सी? y, और ये जो डिस्टेंस है वो हो गई x। तो हम यहाँ ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगा
और ये y है तो ये भी y हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। ये x है, ये y है, तो इन दोनों के पार्ट जो अपने पास में मिले हुए हैं, तो इसका जो अपने को पार्ट है इसको यहां से डिनोट कर देते हैं अपन। ये x हो गया और ये वाला पार्ट जो है वो y हो गया। ठीक है, अब ये x ये y अगर इसको सीधा अपन ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु से अगर मिला है O से, तो O से P के जो बीच की दूरी होती है, ये सेमी से जो कॉम्प्लेक्स है इसको अपन ने Z नाम दिया है यहाँ पे, तो ये O से P के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं अपन Z का मापांक, मोड ऑफ Z। Z का मापांक रहता है। तो Z का मापांक किसी सेमिस्टर संख्या के मापांक का मतलब होता है उस बिंदु की जिसको वो डिनोट कर रहा है, उस बिंदु की मूल बिंदु से सीधी दूरी। तो हम कह सकते हैं कि मूल बिंदु से सीधी दूरी जो होती है उसका मापांक के बराबर होती है। तो यहाँ Z मापांक, ये वैल्यू x है, ये वैल्यू y है, तो Z मापांक की वैल्यू, तो हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग, तो x और y ये आधार है, ये लंब है, तो कर्ण इज इक्वल आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो यह आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो उस ग्राफ ये जो निरूपण करते हैं अपन किसी सेमिस्टर संख्या का हो, वो ग्राफ ये निरूपण कुछ इस प्रकार से होगा। ये डिस्टेंस इसकी एक्स होगी, ये वाई होगी, ये एक्स प्लस आईटा वाई को डिनोट करता है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको अपन जेड मापांक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे चलें, सेमिस्टर संख्या के बाद जो मापांक होता है, मापांक, इसका मापांक हमने लिखा z मापांक इज इक्वल रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसे कहते हैं अपन बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। बिंदु की मूल बिंदु से दूरी भी कहते हैं अपन, मूल बिंदु से दूरी, ये इसकी डिस्टेंस होगी। मूल बिंदु से इसकी जो डिस्टेंस होती है वो उसके मोड के बराबर होती है। आगे चले अपन, इसका संयुग्मी कॉन्जुगेट जो होता है, संयुग्मी, तो सेमिस्टर संख्या z जो होती है वो होता है x प्लस आयोटा y, अगर होता है तो इसका जो संयुग्मी होता है वो होता है z बार। z का संयुग्मी कौन होगा, z बार, जिसे अपन कहेंगे x माइनस आयोटा y। तो ये कहें तो अपन कहें कि यह दोनों रियल एक्सिस जो अपना उसका दर्पण प्रतिबिंब है। रियल एक्सिस के ऊपर इसका दर्पण प्रतिबिंब का मतलब, अगर यहाँ x प्लस आयोटा y है तो जस्ट इसके ऑपोजिट साइड यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में x माइनस आयोटा y होगा। ठीक है, तो ये इसका संयुग्मी होता है। ये z अगर है, ये z है, तो ये z बार होता है, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब होता है। यहाँ ये संयुग्मी हुआ। अब मापांक में देखिए, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू x माइनस आयोटा y है, इसकी वैल्यू x प्लस आयोटा y है। तो एक मापांक की कंडीशन यहाँ और देख सकते हैं अपन कि z इंटू जेड बार इज इक्वल एक्स प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y इज इक्वल, यहाँ से वैल्यू बनी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले से, तो ये जो वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमें पता है z मापांक इज इक्वल रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई z मापांक स्क्वायर के इक्वल में। तो यहाँ से अपने पास एक कंडीशन बनती है कि z इंटू जेड बार जो है वो इक्वल होता है z मापांक स्क्वायर के। z इंटू जेड बार इज इक्वल z मापांक स्क्वायर के इक्वल हो जाना है। ठीक है, ये तो रहे अपने पास में इनकी वैल्यू, संयुग्मी वगैरह है, या सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन। अब अपन बात कर रहे हैं इनके ऑपरेशंस की, कि सेमिस्टर संख्याओं के बीच में जो ऑपरेशंस होते हैं, जोड़ना घटाना। ठीक है, तो नॉर्मली अगर मान ले अपन कि z1 इज इक्वल x1 प्लस आयोटा y1 तथा z2 इज इक्वल x2 प्लस आयोटा y2, ये दो सेमिस्टर संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास हैं। तो z1 प्लस z2, फिर इसके बाद z1 माइनस z2, z1 इंटू z2, और एक z1 अपॉन z2। ठीक है, ये योग, अंतर, गुणन और डिवाइडेशन जो है। यहाँ जोड़ना, एडिशन कैसे होता है देखो,
दो समिश्र संख्याएं हैं, उनका एडिशन सीधा सीधा अपन बात करें, इनमें दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। तो वैल्यू अपने पास में बनेगी x1 प्लस x2 आ जाएगा, प्लस आयोटा y1 प्लस y2। ये तो हुआ अपने पास इसका एडिशन। सब्सट्रैक्शन की अगर बात करें तो यहाँ Z1 पहले है, Z2 बाद में है, तो Z1 के रियल पार्ट में से Z2 का रियल पार्ट लेस कर देते हैं, x1 माइनस x2। अगर ऐसा Z2 पहले होता तो इसके रियल पार्ट जो पहले है उसके रियल पार्ट में से सेकंड वाले के रियल पार्ट को लेस करें, प्लस आयोटा y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में है Z1 इंटू Z2। तो Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लीकेशन में क्या करना अपने को कि जैसे अपन नॉर्मली अगर देखें तो अलजेब्रा में जैसे अपन यहाँ बीजीय व्यंजकों को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है कि इसका एक वैल्यू लेते हुए इसके दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड वाला लेते हुए आगे के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें। तो इसका x1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग, तो ये बना देगा x1 x2 माइनस y1 y2, फिर प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं अपन x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1, ये इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। डिवाइडेशन की अगर अपन बात करें Z1 अपॉन Z2, तो Z1 अपॉन Z1 की वैल्यू है x1 प्लस आयोटा y1, यहाँ x2 प्लस आयोटा y2। हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो उसके अंदर जो भी ऑपरेशंस लगते हैं जितने भी लगेंगे लास्ट में जाके वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ जाना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो उसका परिमेयकरण करेंगे अपन, जो भी है उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, लास्ट का जो वैल्यू है वो अपने पास में इसका एक संयुग्मी रूप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाना चाहिए, x प्लस आयोटा वाई के जैसे फॉर्म में या a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में रहना चाहिए। तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ से जो अपॉन वाला है उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो x2 प्लस आयोटा वाई का संयुग्मी हो गया x2 माइनस आयोटा y2 अपॉन x2 माइनस आयोटा y2, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये x1 प्लस आयोटा y1 है, x2 माइनस आयोटा y2 है, तो ये हो गया x1 x2। ठीक है, x1 x2 मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसके बाद में आयोटा y1 को आयोटा y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा माइनस 1 ये बना देगा, तो ये प्लस हो जाएगा y1 y2 बना लेगा ये। तो फिर इसके बाद प्लस आयोटा x1 को आयोटा y2 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस में बना, यहाँ ये बना y1 x2, तो आयोटा के साथ में आ जाएगा y1 x2 माइनस y1 x2 माइनस x1 y2 अपॉन x2 प्लस आयोटा y2, x2 प्लस आयोटा x2 माइनस आयोटा y2 और x2 प्लस आयोटा y2, तो ये आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कह सकते हैं, इसका गुणा, ये मल्टीप्लिकेशन है। अगर इसका अपन फॉर्म लिखें a प्लस आयोटा b का फॉर्म, तो इसका रियल पार्ट अलग हो जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस आयोटा y1 x2 माइनस x1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये इसका डिवाइडेशन हुआ। तो ये इस तरीके से इसके ऑपरेशंस हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और डिवाइडेशन भाग करना, ये चार अपने पास इसके ऑपरेशन हैं। इसके बाद में बात आती है प्रतिलोम की, किसी समिश्र संख्या का प्रतिलोम, इनवर्स जो होता है। हमने z इज इक्वल x प्लस आयोटा वाई लिया, तो इसका जो प्रतिलोम होगा वो प्रतिलोम होता है z इनवर्स। z इनवर्स इज इक्वल 1 अपॉन जेड लिखते हैं अपन। 1 अपॉन जेड को हमने लिखा 1 अपॉन x प्लस आयोटा वाई, यहाँ x प्लस आयोटा वाई तो इसका परिमेयकरण कर देते हैं, x माइनस आयोटा वाई से x माइनस आयोटा वाई से, वैल्यू अपने पास में बनी यहाँ x माइनस आयोटा वाई अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी
x अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है लास्ट में जाके कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनाएगा, तो इसे अलग अलग करें, प्लस या आयोटा, इसे मैंने माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ ये z इनवर्स की वैल्यू हो जाती है कि z अगर इज इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई होता है तो z इनवर्स की जो वैल्यू है वो होती है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या शॉर्ट में अपन कहें तो z इनवर्स इज इक्वल, देखो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू मेरे पास में z बार है, ये z बार अपॉन ये जो अपॉन में वैल्यू आई है वो उसके मापांक का स्क्वायर है, तो z के मापांक का स्क्वायर, तो ये भी अपने पास इसका एक z की फॉर्म में फॉर्मूला बन सकता है। z इनवर्स इज इक्वल z बार अपॉन z मापांक का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ इसका प्रतिलोम। इसके बाद में अपन प्रतिलोम के बाद में देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की, जो प्रॉपर्टी बार के लिए मतलब संयुग्मी के लिए भी लागू है और मापांक जो अपन ने बनाया उनके लिए भी लागू है। तो इसके गुणधर्म एक साथ ही देख लेते हैं अपन गुणधर्मों के बारे में। जो समिश्र संख्याएं हैं वो कौन कौन से नियमों का पालन करती है, जिनमें मापांक के भी कुछ नियम हैं और बार के भी कुछ नियम हैं। जैसे अपन बार के लिए अगर बात करें अपन, तो z कोई समिश्र संख्या प्लस z बार, तो z प्लस z बार इज इक्वल, अपने पास जो वैल्यू आएगी वो पूर्णतया वास्तविक होगी। तो पूर्णतया वास्तविक और वास्तविक संख्या का अपने पास में क्या आएगा, डबल होगा। तो हम कह सकते हैं टू रियल पार्ट ऑफ z, जो हमने रियल पार्ट मतलब 2x बना सकते हैं इसको। ऐसे ही z माइनस z बार जो होगा वो आ जाएगा टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ऐसे तो इसकी वैल्यू 2x बना सकते हैं, इसकी वैल्यू अपन क्या बना सकते हैं, 2y के रूप में ले सकते हैं, आयोटा 2y। ठीक है, ये अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में अपन बात करें इसकी जो वैल्यू और बार के नियमों की, तो z1 प्लस माइनस z2 का बार जो होता है वो, यहाँ बार अगर मान लो कोई दो समिश्र संख्याएं हैं उनका योग करें, माइनस करें, अंतर करें अपन, उसका अगर बार ज्ञात करें तो हम दोनों का अलग अलग ये जो बार है वो अलग अलग बंट जाएगा, प्लस माइनस z2 बार, ये अलग अलग बांटा जा सकता है। ऐसा मल्टीप्लाई में होता है, z1 इंटू z2 का होल बार इज इक्वल z1 बार इंटू z2 बार, ये भी बना सकते हैं अपन। इसके बाद अगर z1 अपॉन z2 इसका होल बार हो तो अपन z1 बार अपॉन z2 बार के रूप में भी ले सकते हैं इसको, यहाँ z2 जो है वो नॉट इक्वल 0 रहना चाहिए। और एक आता है अपने पास में z बार का होल, अगर बार लगा हुआ है तो वो वापस क्या आ जाएगा, z ही बना लेगा। तो ये तो बार के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो संयुग्मिक जिसे अपन कहते हैं उनके प्रॉपर्टी। अब बात करें अपन मापांक के कुछ प्रॉपर्टी की, तो मापांक वाले जो प्रॉपर्टी हैं, यहाँ से वैल्यू लें मापांक के लिए अपन कि z1 या z1 मल्टीप्लाई में होता है, z1 इंटू z2 का मापांक इज इक्वल z1 का मापांक प्लस z2 का मापांक, दोनों मापांक अलग अलग हो जाने हैं। इसके बाद में z1 z2 के मापांक के बाद में अगर बात करें अपन इसके डिवाइडेशन में z1 अपॉन z2 के मापांक की, तो ये z1 का मापांक अपॉन z2 का मापांक अलग अलग हो जाएगा। इसके बाद कुछ सर्वसमीकाएं हैं, तो z1 प्लस z2 का मापांक इज लेस देन इक्वल z1 का मापांक प्लस z2 का मापांक होता है, z1 माइनस z2 का मापांक इज ग्रेटर देन इक्वल z1 का मापांक माइनस z2 का मापांक होता है। और हमको पता है एडिशन सब्सट्रैक्शन से हमेशा ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ से z1 माइनस z2 का जो मापांक है उसकी जो वैल्यू है वो भी क्या आ जाएगी, z1 माइनस z2 का मापांक इज लेस देन इक्वल z1 का मापांक प्लस z2 का मापांक। तो ये मापांक के कुछ रूल हैं अपने पास में। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि अपने को पता है z का मापांक, z बार का मापांक, ठीक है,
और इसके साथ माइनस जेड का मापांक, ये तीनों जो वैल्यू है भाई, जेड का मापांक, जेड बार का मापांक, माइनस जेड का जो मापांक है वो सब बराबर होते हैं। तो ये कुछ मापांक के प्रॉपर्टी हैं। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हुई। इसके बाद में अपन इसके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिपेंडेड, उनकी बात करते हैं। तो ये तो एक साधारण सा सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन हुआ। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है अपना कार्टेशियन सिस्टम में और कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम है उनमें एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन की अपन बात करें, ठीक है, तो उस रिलेशन में अक्स वाई का सीधा रिलेशन अपन क्या किसके साथ ले रहे हैं, कार्टेशियन के साथ। तो कार्टेशियन सिस्टम में जो पॉइंट अक्स वाई होता है वही कॉम्प्लेक्स सिस्टम में क्या बनाता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, बिंदु वही होता है, बस उसका कोऑर्डिनेट जो है वो अपने को थोड़ा सा चेंज करके, जैसे एक्स वाई कोई पॉइंट अपने पास में, तो उसका कॉम्प्लेक्स सिस्टम में पॉइंट क्या बनेगा, एक्स प्लस आयोटा वाई बना लेगा। तो इसी तरीके से अपने को आगे इन दोनों का रिलेशन ध्यान में रखना है। अब एक सिस्टम और आता है पोलर सिस्टम। ध्रुवीय रूप में अगर इनको दिखाएं अपन, तो ध्रुवीय रूप में अपन इनको कैसे दिखा सकते हैं, ध्रुवीय रूप में इनके जो वैल्यू है वो कैसे बना सकते हैं। तो बात करें अपन सहमिश्र संख्याओं के अन्य रूप की बात करें, सहमिश्र संख्या के अन्य रूप, जिसमें अपन एक लेते हैं ध्रुवीय रूप में। ध्रुवीय रूप में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन कैसे लिखते हैं, तो हमको पता है हम z इज इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है अपने पास में, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसका जो सिस्टम है कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इसमें अपने पास दो एक्सिस होते हैं, एक रियल एक्सिस होती है और एक इमेजिनरी। ये रियल एक्सिस हो गई और ये इमेजिनरी एक्सिस हो गई। ये जो z है वो यहाँ है, z इज इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई, जिसका जो अक्स है वो अपन यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये वैल्यू अपने पास में हो गई, अपने पास अक्स हो गए और ये वैल्यू वाई हो गई। इसको यहाँ से मिलाया अपन ने, ये z मापांक हो जाना है, ठीक है, जिसकी वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनाएगा। पोलर सिस्टम में जो होता है, तो पोलर सिस्टम में इसी पॉइंट को अपन, ये जो पॉइंट अपने पास सपोज करो इसका नाम P है, पोलर सिस्टम में अपन क्या करते हैं, तो पोलर सिस्टम में हालांकि ये थीटा इज इक्वल पाई बाई 2 की लाइन होती है अपने पास, ये थीटा इज इक्वल 0 हो सकता है, ये थीटा इज इक्वल पाई बाई 2 की लाइन होती है, ठीक है। यहाँ वो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट या जिसका नाम P है, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ अगर मान लो एक्स प्लस आयोटा वाई, तो सपोज करें इसका वैल्यू जो है पोलर सिस्टम, इसकी वैल्यू आर थीटा है। यहाँ आर थीटा में आर क्या रहता है, तो आर होता है इसका जो पोल होता है, ध्रुव है, इस ध्रुव से जो डिस्टेंस है वो तो आर होती है, और इसका ये जो स्टार्टिंग लाइन अपनी इनिशियल लाइन है, इस लाइन के साथ जो एंगल बनता है वो क्या होता है, इसका थीटा होता है। अब जब दोनों में अपन कंपैरिजन करें, ठीक है, तो यहाँ इस वैल्यू को जो है वो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये तो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग y, और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो हो जानी है अपने पास x, ठीक है। तो ये वैल्यू x और y हो गई, ठीक है। अब इनमें आपस में रिलेशन अगर देखें, तो आपस में रिलेशन देखें तो थीटा है, थीटा के सामने की भुजा अपने को पता लंब होती है, ये आधार है और ये कर्ण है। यहाँ थीटा के सामने की भुजा अगर लंब है तो त्रिभुज अपन दे, इसका नाम O दे देता हूँ, ये P है और ये हो गया OP, और इसका नाम दे देते हैं अपन Q। तो त्रिभुज अपने पास में POQ में, त्रिभुज POQ की अगर बात करें अपन, त्रिभुज POQ में देखो थीटा के सामने की भुजा लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण। तो लंब और कर्ण में रिलेशन देखें तो साइन थीटा जो अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो y अपॉन आर, यहाँ से एक वैल्यू आएगी y की, y इज इक्वल हो गया r साइन थीटा। तो ये तो हुआ y की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद में अक्स की वैल्यू के लिए अपन बात करते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा इज इक्वल होता है अक्स अपॉन आर, तो यह आ जाएगा अक्स इज इक्वल आर कॉस थीटा, ये अपने पास में दूसरा फॉर्म आ गया।
तो अक्स इज इक्वल कि जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से अगर अपन बात करें पोलर फॉर्म की, तो अक्स इज इक्वल आर कोस थीटा पुट करना और वाई इज इक्वल आर साइन थीटा पुट करना है। तो अपने पास में जो अपना जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, दोनों को अगर इसके फॉर्म में यूज करें अपन, तो इनका जो वैल्यू है वो क्या बनाएगा, एक्स इज इक्वल आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल आर साइन थीटा। तो z इज इक्वल आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई मतलब आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। यहाँ z इज इक्वल आर, ये हो जाना है कॉस थीटा, ये सॉरी आयोटा आएगा साथ में, आयोटा आर साइन थीटा, ये आयोटा साइन थीटा। ये अपने पास जो वैल्यू बनी है इसे अपन कहते हैं सहमिसर संख्या का ध्रुवीय रूप। z इज इक्वल आर कोस थीटा, आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो रूप बना हुआ है आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ध्रुवीय रूप, इसमें आर का और थीटा का वैल्यू क्या होगा, कहां से बनेगा, तो आर और थीटा की वैल्यू के लिए अपन बात करें, आर जो होता है वो क्या होता है कि यहां आर जो सहमिश्र संख्या है अपने पास में, सहमिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स जो नंबर है z का मापांक होता है, अर्थात r जो इक्वल है वो होता है z के मापांक के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो हो गया r। और थीटा की वैल्यू की अगर बात करें अपन, थीटा सहमिश्र संख्या का कोणांक कहलाता है, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड भी कहते हैं इसको। ठीक है, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब थीटा की वैल्यू बनेगी कैसे, तो अगर अपन आर साइन थीटा में आर कोस थीटा से डिवाइड कर दें तो वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टेन थीटा बनाएगा। थीटा इज इक्वल आ जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका थीटा आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो थीटा जो है वो सहमिश्र संख्या का क्या कहलाएगा, कोणांक कहलाता है, और इसे आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स वाई, तो यहाँ कह सकते हैं कि जहाँ थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और ये जो थीटा है इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसे एम्पलीट्यूड ऑफ जेड से दर्शाते हैं। इसको डिनोट करने का जो तरीका रहेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड से डिनोट करेंगे इसको अपन। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड से दर्शाते हैं, तो कंडीशन ये बनी कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल, जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब जो कोणांक होता है उसके बारे में थोड़ा अपन बात कर लेते हैं कि कोणांक जो थीटा है, एम्पलीट्यूड जेड अपन कह सकते हैं, कोणांक एम्पलीट्यूड जेड का मुख्यतः मान माइनस पाई तथा पाई के मध्य लिखा जाता है। मोस्टली इसका जो मान है वो माइनस पाई से पाई के बीच बीच का ही लिखा जाता है, माइनस पाई से पाई के मध्य लिखा जाता है, जिसे कोणांक का मुख्य मान कहते हैं, मुख्य मान कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एम्पलीट्यूड जेड है वो माइनस पाई से, एम्पलीट्यूड जेड ये पाई के बीच बीच में ही होता है, कि एम्पलीट्यूड जेड का जो वैल्यू है, मुख्य मान जो है वो माइनस पाई से लेकर पाई के बीच बीच में होता है। तो एम्पलीट्यूड जेड के लिए माइनस पाई इज लेस देन एम्पलीट्यूड जेड इज लेस देन इक्वल पाई रहेगा। ओके, ये कोणांक की बात हुई। यहाँ कोणांक जो बनेगा
तो हम यहाँ सेमिस्टर संख्या के कोणांक का वैल्यू कितना बनाएं, कैसे बनाएं, तो वो अपने को ध्यान रखना है। देखो इनके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कैसे होगा, तो यहाँ जो वैल्यू होगा, जैसे z इज इक्वल, यहाँ वैल्यू आया, अगर x प्लस आयोटा वाई, x और y दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो वैल्यू बनेगा वो नॉर्मल अपने पास में थीटा बनेगा। अगर अपने पास इधर से वैल्यू आया तो इधर का वैल्यू होगा माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर ऐसी कोई संख्या है तो ऐसी कंडीशन में इसका जो वैल्यू बनेगा वो पाई माइनस थीटा के अकॉर्डिंग आएगा। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, ऐसी कंडीशन में वैल्यू आएगा माइनस पाई माइनस थीटा के फॉर्म में। और यहाँ अगर कंडीशन देखें माइनस एक्स, ये माइनस एक्स के बजाय एक्स माइनस आयोटा वाई, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो कोणांक होगा वो माइनस थीटा की फॉर्म में होगा। तो ये चार अपने पास इसके मुख्य मान के जो है वो पार्ट रहेंगे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ये एक्स प्लस आयोटा वाई के लिए तो सीधा थीटा लिखना, माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई के लिए इसको पाई माइनस थीटा के रूप में तोड़कर इसको अपन पाई और माइनस पाई के बीच में लाएंगे। माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई अगर दोनों ही नेगेटिव है तो ऐसी कंडीशन में माइनस पाई माइनस थीटा की फॉर्म में लाएंगे इसको, और एक्स माइनस आयोटा वाई तो माइनस थीटा की फॉर्म में इसको इस तरीके से इसे चेंज करेंगे। तो ये कोणांक के मुख्य मान होते हैं। अब इसके बाद में बात करें इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इससे पहले अभी अपन ने इसका एक रूप पढ़ा है, अपन बात कर रहे हैं सेमिस्टर संख्याओं के रूप की। तो ये अभी जो अपन ने रूप पढ़ा था ध्रुवीय रूप, वो था अपना z इज इक्वल आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये ध्रुवीय रूप है। एक आता है इसके बाद में, नेक्स्ट अपन बात करें चर घातांक के रूप। चर घातांकीय रूप, चर घातांक के रूप में क्या होगा, तो जो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं e की पावर आयोटा थीटा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और ये होता है द माइवर थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि e की पावर आयोटा थीटा जो है वो होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और e की पावर माइनस आयोटा थीटा जो होता है वो होता है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो हम अगर इसको शॉर्ट में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को e की पावर आयोटा थीटा लिखें तो z क्या बना लेगा, z बराबर हो जाएगा r, और ये बना देगा e की पावर आयोटा थीटा। और ये जो रूप है इसे ही हम क्या कहते हैं, इसका चर घातांकीय रूप कहते हैं। ठीक है, ये चर घातांकीय रूप रहा। इसके बाद में कुछ बातें और ध्यान में रखनी है अपने को इसमें, जो आगे अपने काम में आने वाली हैं, कि यहाँ एक इक्वेशन है कि समीकरण एक तो बनेगा जैसे z मापांक या z माइनस a का मापांक इज इक्वल r के रूप में। तो ये जो समीकरण है वो किसका समीकरण रहेगा, कि समीकरण z माइनस a का मापांक इज इक्वल r एक ऐसे वृत्त का समीकरण है, ऐसे वृत्त का सेमिस्र रूप में समीकरण है, सेमिस्र रूप में समीकरण है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r तथा केंद्र जो है वो a है, a के ऊपर उसका सेंटर है और उसकी रेडियस जो है वो r है। अगर a को अगर ओरिजिन पॉइंट माने अपन तो इसका मूल बिंदु वाले का क्या हो जाएगा, z मापांक इज इक्वल r। ये हुआ r त्रिज्या तथा केंद्र जो है वो कहाँ होगा, मूल बिंदु पे होगा। एक ऐसे सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा जिसकी त्रिज्या r हो और उसका जो सेंटर है वो कहाँ पे हो, मूल बिंदु पे हो। तो एक ऐसे सर्किल का समीकरण है। जैसे हमको पता है जेड मापांक इज इक्वल आर, तो देखो जेड मापांक इज इक्वल होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ आर हुआ तो रूट को हटाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर हो गया। और हमको पता है इस समीकरण के बारे में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर एक ऐसे वृत्त का समीकरण जिसका सेंटर मूल बिंदु पे हो और उसकी त्रिज्या कितनी हो, आर हो। ठीक है, तो ये समीकरण जो होता है जेड मापांक इज इक्वल आर एक ऐसे सर्किल का इक्वेशन है जिसकी रेडियस आर हो और सेंटर कहाँ हो, ओरिजिन पॉइंट हो। ठीक है, तो ये अपने को और ध्यान में रखना है। अब इसके बारे में अपन बात करें इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिपेंडेड है। क्वेश्चन है पहला अपना,
सिद्ध कीजिए कि एक सहमिश्र तल कुछ बिंदु है कि सहमिश्र तल में 3 बिंदु है Z1 Z2 और Z3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि सहमिश्र तल में बिंदु Z1 Z2 Z3 को मिलाने वाले को शामिल करने को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो एरिया है उसका जो क्षेत्रफल है, समीशन Z2 माइनस Z3 समीशन Z2 माइनस Z3 इंटू Z1 के मापांक का स्क्वायर अपॉन 4 आयोटा Z1 होगा तथा सिद्ध कीजिए कि यह त्रिभुज समबाहु होगा यदि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये कंडीशन और प्रूव करनी है अपने को। तो यहाँ 2 क्वेश्चन अपने पास इसमें पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि सहमिश्र तल में बिंदुओं Z1 Z2 Z3 है, सॉरी ये 3 को मिलाने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो समीशन Z2 माइनस Z3 इंटू Z1 मापांक स्क्वायर अपॉन 4 आयोटा Z1 होगा तथा सिद्ध कीजिए कि यह त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज होगा। कब? कंडीशन ये है कि जब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 हो। ओके, अब इसे प्रूव करने के लिए पहले तो अपन बात करें त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें तो इसके लिए अपने पास 3 बिंदु अपने को यहाँ लेके चलने हैं, Z1 Z2 और Z3 के रूप में। तो Z1 Z2 Z3 ले लेते हैं। तो मान के चले अपन माना Z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1 ले लिया, Z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2 तथा Z3 बराबर x3 प्लस आयोटा y3। 3 पॉइंट अपन ने ले लिए। अब हमको पता है कि जब कोई भी त्रिभुज है उसके 3 पॉइंट अपन ने लिए Z1 Z2 और Z3। ये हुआ x1 प्लस आयोटा y1, ये हो गया x2 प्लस आयोटा y2 और ये हो गया x3 प्लस आयोटा y3। ये जो तीनों पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट में जो त्रिभुज अपने पास बना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला अपन बनाए, त्रिभुज इसका नाम दे देता हूं मैं जैसे ए बी और सी। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इज इक्वल, फॉर्मूला अगर बनाए तो यहाँ मोस्टली अगर देखा जाए तो Z1 x1 प्लस आयोटा y1 है, तो ये इक्वल है x1 y1 के। ऐसे ही ये समरूप है x2 y2 के, क्योंकि अगर अपन बात करें कार्टेशियन सिस्टम में तो यही पॉइंट x2 y2 बनाता है और ये पॉइंट क्या बनाता है, x3 y3 बनाता है। तो यहाँ त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है, अगर किसी त्रिभुज के अपने पास तीनों कोऑर्डिनेट हों तो उसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2। फिर डिटर्मिनेंट में लेते हैं x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 और 1। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में उसका क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। डिटर्मिनेंट के रूल के अकॉर्डिंग अगर अपन इसमें सेकंड जो कॉलम है अपना, इस सेकंड कॉलम को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो भी आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसका मतलब आयोटा गुणा बढ़ जाएगा ये। तो इसकी वैल्यू को वापस इक्वल करने के लिए अपन एक काम करते हैं, आयोटा से डिवाइड कर देते हैं और आयोटा से मल्टीप्लाई। तो 1/2 आयोटा, ये x1 x2 x3 एज इट इज रखा मैंने, आयोटा y1 आयोटा y2 और आयोटा y3, ये 1 1 1 एज इट इज रह जाना है। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट रूल के अकॉर्डिंग कि हम किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम में ऐड करते हुए लिख सकते हैं, इससे डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट स्टेप में अपने पास में आ जाएगा त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल क्या बना देगा 1/2 आयोटा, ये बनाएगा x1 x2 x3, इसको मैंने x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2 लिखते हैं और x3 प्लस आयोटा y3 लिखा। यहाँ 1 1 1 और कंडीशन कौन से काम में ली अपन ने, C2 देंस टू C2 प्लस C1, C1 और C2 को ऐड करते हुए C2 नया बना दिया अपन ने, तो ये बना देगा 1/2 आयोटा। यहाँ पे x1 ये z1 बना देगा 1, x2 z2 1, x3 z3 और 1, ये अपने पास इसकी वैल्यू आई। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब बनाते हैं अपन, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू बनाने के लिए अपने को क्या करना होता है, इसका एक्सटेंशन प्रसार करते हैं अपन, तो 1/2 आयोटा, इसका प्रसार अपन समीशन फॉर्म में ले लेते हैं, तो समीशन x1 को कांस्टेंट रखा इसकी वैल्यू, तो यहाँ z2 माइनस z2 माइनस z3 बनेगा, बाकी का समीशन फॉर्म में ले लिया क्योंकि x2 आएगा फिर x3 आएगा, तो समीशन फॉर्म में मैंने इसको लिखा। ये x1 लिखा हुआ है, तो 1 देखो x1 मतलब यहाँ z1 का हमने z1 इज इक्वल x1 प्लस आयोटा y1 लिखा था, तो x1 जो है वो उसका केवल रियल पार्ट है। अब रियल पार्ट अकेला रहता नहीं है, तो यहाँ बार के नियम के अकॉर्डिंग देखें तो रियल पार्ट कब बनेगा, तो z प्लस जेड बार, इसमें डबल पार्ट बनता है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं एक बार इसको, ये 4 आयोटा, ये समीशन इसको लिखा मैंने 2x1, ये z2 माइनस z3, इसकी वैल्यू 1/4 आयोटा समीशन 2x1, तो 2x1 को अपन z1 प्लस z1 बार लिख सकते हैं, और ये हो गया z2 माइनस z3। अब z1 प्लस z1 बार इंटू z2 माइनस z3, 1/4 आयोटा बाहर है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इज इक्वल 1/4 आयोटा समीशन z1 प्लस z1 बार इंटू z2 माइनस z3, ये स्टेप है अपने पास में, मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4 आयोटा समीशन को साथ में रखा है, z1 को इनसे मल्टीप्लाई किया तो z1 इंटू z2 माइनस z3 बनेगा, ये समीशन में होगा। फिर इसके बाद में प्लस z1 बार, तो समीशन z1 बार इंटू z2 माइनस z3 होगा। अब हमें पता है इसकी जो वैल्यू है समीशन में, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, कैसे, क्योंकि z1 समीशन का अगर मैं ओपन समीशन को ओपन करूं तो z1 माइनस z2 माइनस z3 बनेगा, फिर प्लस ये z2 ये z3 माइनस z1 आएगा, प्लस ये z3 इंटू z1 माइनस z2, इस तरीके से इसका समीशन ओपन होगा। तो आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये कैसा है, साइक्लिक ऑर्डर में है, ये सब आपस में कैंसिल होके 0 बना लेंगे, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी, 1/4 आयोटा ये 0 हो गया, ये प्लस समीशन z1 बार इंटू z2 माइनस z3 बना लेगा, यहाँ समीशन को इसके साथ में लिया तो 1/4 आयोटा समीशन z1 बार है, तो इस z1 बार को वापस अपन z1 के रूप में लाएं तो क्या बना सकते हैं, यहाँ से जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या बनाएगी समीशन के रूप में, यहाँ से समीशन यह आ जाएगा z1 बार जो दे रखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ z1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो z इंटू z1 बार z2 माइनस z3 अपॉन z1, इससे मल्टीप्लाई किया और इससे डिवाइड किया है, तो वैल्यू आ जाएगा मेरे पास समीशन ये z1 इंटू z1 बार z1 के मापांक का स्क्वायर हो जाएगा, तो z2 माइनस z3 इंटू z1 के मापांक का स्क्वायर, z1 के मापांक का स्क्वायर बना लेगा, अपॉन में 4 आयोटा ये और z1 ये, तो 4 आयोटा z1, ये मेरे पास आ जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये तो एक तो अपने को ये प्रूव करना था, पीछे हमने यही देखा था कि इसका जो क्षेत्रफल है वो यहाँ आना चाहिए z2 माइनस z3, z1 के मापांक का स्क्वायर अपॉन 4 आयोटा z1, ये तो इसके मापांक। अब हमको ये सिद्ध और करना है कि यह त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज होगा
जब ये कंडीशन अप्लाई करे कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, इसे प्रूव करने के लिए समबाहु त्रिभुज अगर मान के चलें अपन इसको, कि मान लेते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु है, इसका मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी है। समबाहु त्रिभुज में हमको पता है कि जब भी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और भुजाओं की लंबाई अगर देखें या दो बिंदुओं के बीच की दूरी देखें तो उनका अंतर होता है। यहाँ हमने जो त्रिभुज बना रखा था ए बी सी के रूप में, ये Z1, ये Z2 और ये Z3, 3 पॉइंट थे, ये ए बिंदु था, ये बी बिंदु था अपना, और ये सी बिंदु था, ठीक है, ए बी सी ये 3 पॉइंट थे। तो ए बी की जो वैल्यू वो Z1 माइनस Z2 हो गई, तो Z1 माइनस Z2 का मापांक, बी सी की वैल्यू Z2 माइनस Z3 का मापांक, और ये हो गया Z3 माइनस Z1 का मापांक, ठीक है। मापांक का नियम तो अपने को यहाँ तीनों में अगर स्क्वायर कर दूं, Z1 माइनस Z2 के मापांक का स्क्वायर, Z2 माइनस Z3 के मापांक का स्क्वायर, Z3 माइनस Z1 के मापांक का स्क्वायर, और हमको पता है किसी समिश्र संख्या के मापांक के स्क्वायर का मतलब होता है वो संख्या और उसका संयुग्मी। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में कि Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का बार, और हमको पता है बार के नियम के अकॉर्डिंग बार अलग अलग बंट जाता है। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z3 का बार इज इक्वल Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z1 का बार, ठीक है। अब यहाँ जो ये अपने पास वैल्यू बनी है, इसके अपन शुरू के दोनों पद लें कि प्रथम दोनों पदों से जो शुरू के हैं Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार इज इक्वल Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 बार माइनस Z3 बार। इसमें बार वाली जो कंडीशन है वो इसके अपॉन में ले जाएं और इसकी जो कंडीशन है वो इसके अपॉन में लाएं, तो Z1 माइनस Z2 के अपॉन में चला जाएगा Z2 बार माइनस Z3 बार इज इक्वल Z2 माइनस Z3 के अपॉन में आ जाएगा Z1 बार माइनस Z2 बार, ठीक है। तो Z1 माइनस Z2 इसका बार इसके बट्टे में, Z2 माइनस Z3 इसका बार इसके बट्टे में है, ओके। कंडीशन अपने पास बनी कि Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 बार माइनस Z3 बार, ऐसे Z2 माइनस Z3 इसके बट्टे में है Z1 बार माइनस Z2 बार। हम बात करें इसमें एक अनुपात के रूल के अकॉर्डिंग, योगा अनुपात एक नियम होता है। योगा अनुपात में क्या होता है कि जो दो रेशियो दे रखे हैं उनका ऊपर का टोटल अलग, ऊपर का ऊपर करें, नीचे का नीचे टोटल करें तो उनके रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ योगा अनुपात से लें तो Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 माइनस Z3 अपॉन Z2 बार माइनस Z3 बार प्लस Z1 बार माइनस Z2 बार, ये कंडीशन ली अपन ने योगानुपात से, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू जो बनेगी वो आ जाएगी, देखो Z2 से Z2 कैंसिल, यहाँ ये भी Z2 बार से Z2 बार कैंसिल, तो Z1 माइनस Z3 बटे Z1 बार माइनस Z3 बार। कंडीशन है इधर Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 बार माइनस Z3 बार, ये अपने पास में एक कंडीशन आ गई। इसके बाद अपन ने रेशियो के अंदर शुरू के दो पद लिए थे, अब की बार ये लास्ट वाले दो पद ले लेते हैं, Z2 माइनस Z3, ये Z2 बार माइनस Z3 बार, ये Z3 माइनस Z1 और Z3 माइनस Z1 बार। तो अंतिम दो पद लेते हैं इसके जो रेशियो अपने पास में है, अंतिम दो पद से, तो अंतिम दो पदों से Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 बार माइनस Z3 बार, और एक आ जाएगा Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 बार माइनस Z1 बार।
ठीक है, ये अपने पास में वैल्यू है। अब ये जो वैल्यू अपने पास एक समीकरण बना हुआ है, तो Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 बार माइनस Z3 बार, और ऐसा ही Z3 माइनस Z1 Z3 माइनस Z1 बार। इन दोनों वैल्यू जो है, तो एक तो इक्वेशन ये हुआ, जैसे एक इक्वेशन ये हुआ, अपन इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन सेकंड से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट साइड से मल्टीप्लाई होगी। तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनाएगा, देखो ये Z2 माइनस Z3 बार, ये Z2 माइनस Z3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो Z2 बार माइनस Z3 बार ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और Z1 माइनस Z3, Z1 बार माइनस Z3 बार है, इधर Z3 बार माइनस Z1 है, ये Z3 माइनस Z1 है, ये Z1 माइनस Z3 है। तो इसमें से जो वैल्यू अपने पास में दे रखी है, Z1 माइनस Z3 को Z3 माइनस Z1 बनाने के लिए माइनस कॉमन लिया, इसमें से भी माइनस कॉमन लिया, तो वो माइनस माइनस वापस प्लस हो जाना है। तो एक तो ये पोजीशन जो अपने पास में है, ये इसको कैंसिल कर देगा, और ये जो है वो इसको कैंसिल कर देगा। तो जो वैल्यू बचेगा वो क्या रहेगा अपने पास, वैल्यू आएगा अपने पास इधर से तो बनेगा Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3, Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3 इज इक्वल Z1 माइनस Z3 माइनस Z1 बन जाएगा, ये Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z1, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा Z3 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई करके अपन यहाँ से जो वैल्यू है वो बना देंगे Z1 Z2 माइनस Z1 Z3, ये माइनस Z2 स्क्वायर प्लस Z2 Z3 इज इक्वल Z3 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z3। ठीक है, अब यहाँ ये जो तीनों हैं, ये दो पहले से ही, इसको भी ले आते हैं। तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल, ये 2Z1 Z3 है और ये अपने पास Z1 Z3 है। तो जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये Z2 Z3 Z1 Z2 Z1 Z2 प्लस Z1 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ठीक है, ये अपने पास में इसकी कंडीशन आ जाएगी, और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। तो जब अपने पास त्रिभुज समबाहु होगा तो ऐसी कंडीशन में Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 बनेगा। ओके, बाकी देखें अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।